बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पुतिन के करीबी मददगार तेहरान पहुंचे, ईरानी ओहदेदारों से यूक्रेन जंग और अमरीकी मुदाखलत पर बातचीत। इराक सीरिया सरहद के करीब ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमला, इसराइल पर शुबह, लबनान को तेल ले जाया जा रहा था। अमरीकी हाउस पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल, सेनेट के लिए सख्त कशमकश, ट्रंप के ताईदी बाज उम्मीदवार हार गए। नाब्लस में इसराइली फौज का धावा, 15 साल फलस्तीनी बच्चा जान बहक, यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर की अक्सा की बेहुरमती। बरतानिया की अदालत ने नीरव मोदी की अपील रद्द कर दी, इंडिया हवाले करने की तरफ एक और कदम। केरला में गवर्नर को यूनिवर्सिटी चांसलर की हैसियत से हटाने का फैसला, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राजा सिंह को रिहा करने का दिया हुक्म, रैलियों और मीडिया से खिताब पर पाबंदी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स की बाज अहम कामयाबियों के बाद अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल की कशमकश तेज हो गई है। एक के बाद एक नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसे इशारे मिले हैं कि रिपब्लिकन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेनेट की लड़ाई बहुत सख्त है। अगर डेमोक्रेट्स किसी एक हाउस का भी कंट्रोल खो देते हैं तो इसका यह मतलब है कि रिपब्लिकन्स सदर जो बाइडेन के एजेंडे को रोक सकते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर जॉन पीटरमैन ने पेंसिल्वेनिया में सेनेट की एक अहम सीट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार महमद ओस को शिकस्त दे दी, लेकिन सेनेट की कई सीटों पर सख्त मुकाबला हो रहा है, जिसके नतीजे अभी आना बाकी है। जॉर्जिया में वोटिंग का दूसरा मरहला दिसंबर में हो सकता है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो 2024 में सदारती इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन उन्हें उस वक्त धक्का लगा जब उनके पास ताईदी उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान फ्लोरिडा के गवर्नर ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो खुद भी 2020 में सदारती उम्मीदवारी पर दावा कर सकते हैं। नेवाडा, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, एरिजोना में सख्त मुकाबला है। इन इलेक्शंस में सेनेट की सीटों के अलावा बाज़ रियासतों के गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल्स का भी फैसला होगा। अमरीकी रियासत मिशिगन ने एबॉर्शन के हक में वोट दिया। मिशिगन के वोटर्स ने रियासत के दस्तूर में तब्दीली को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक एबॉर्शन के हक की हिफाजत की जाएगी। इसका यह मतलब है कि एबॉर्शन के बारे में 1931 में लगाई गई पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। सर मुंडाते ही ओले पड़े। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके एक अहम इत्तेहादी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद ऋषि सुनक पर अपोजिशन का बहुत दबाव है। जिस वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया उनके खिलाफ बाज़ इल्ज़ामात हैं। सर गेविन विलियमसन को अभी तक कोई महकमा नहीं दिया गया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी पार्टी के बाद साथियों और सरकारी मुलाजमीन के साथ बुरा सलूक किया। ऋषि सुनक ने कहा कि उन्होंने विलियमसन का इस्तीफ़ा बड़ी तकलीफ़ के साथ कबूल किया है और उनकी ताईद और वफादारी के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि सुनक ने गेविन विलियमसन से कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमतों और पार्टी के लिए इतने बरसों से आपकी अटूट ताईद आपके अहद को जाहिर करती है, लेकिन अपोजिशन ने इसे ऋषि सुनक की खराब क़यादत और फैसलों से ताबीर किया। लेबर पार्टी लीडर ने नए इलेक्शंस का मुतालबा किया। लेबर पार्टी और बाज़ दूसरी जमातों ने लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद भी नए इलेक्शंस का मुतालबा किया था। लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर ने कहा कि ये वाक़या एक कमज़ोर वज़ीर आज़म को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक ने यह जानते हुए विलियमसन को वज़ीर बनाया कि उन्हें ख़राब रवैये के इल्ज़ामात का सामना है। लिज ट्रस ने इससे पहले 45 दिन में ही इस्तीफ़ा दे दिया था। इसकी बड़ी वजह मौशी बहरान से निमटने के लिए उनकी पॉलिसियाँ थीं। एक दिन पहले ऋषि सुनक ने इजिप्ट के शर्म अल शेख में होने वाली माहौलियाती कॉन्फ्रेंस अचानक छोड़ दी थी और लंदन चले गए थे।
यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि वो रशिया को डोनेस्क में 1 इंच ज़मीन भी हथियाने नहीं देगी। यूक्रेन के सदर वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की ने ये बात कही। डोनेस्क और दूसरे मकामात पर कंट्रोल के लिए ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। यूक्रेन जंग के 259 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया अपने कंट्रोल वाले इलाकों से हज़ारों बच्चों को रशिया ले जा रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि आने वाली G20 समिट में रशिया की तरफ से बच्चों को ले जाने के मसले का जायज़ा लेना चाहिए। G20 की कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादी ईरान पहुंचे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब ऐसी खबरें हैं कि ईरान रशिया को केमिकाज ड्रोन्स दे रहा है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। रशिया की बाअसर सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव 4 शंबे को तेहरान पहुंचे। वो सिक्योरिटी मामलात पर ईरानी अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। खबरों में कहा गया कि पुतिन के करीबी मददगार ने ईरानी अहदेदारों के साथ यूक्रेन बहरान और ईरान में मगरबी मुल्कों की दखलंदाजी के बारे में बातचीत की। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात का इंतजार है। तास न्यूज एजेंसी ने बताया कि इन मुलाकातों में रशिया और ईरान के दरमियान मौशी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए यूक्रेन जंग को तूल दे रहा है। अमेरिका में रशिया के सफ़ीर ने कहा कि व्हाइट हाउस जंग को तूल देने की अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकता। वो बेकसूर लोगों की हलाकतों के लिए भी जिम्मेदार है। ईरान के कई शहरों में ताज़ा मुजाहरे हुए और हालिया एहतजाज के दौरान क्रैकडाउन में मरने वालों से यकजहती का इजहार किया गया। ईरान में एक 22 साल कुर्द लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद से बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। इन एहतजाज के खिलाफ क्रैकडाउन में कई लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। 30 सितंबर को मुजाहरों के दौरान जाहिदान शहर में एहतजाजियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। जाहिदान और दूसरे शहरों में मरने वालों से यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया। इस दौरान 4 शंबे को बाज़ मकामात पर झड़पों की खबरें मिली हैं। ईरान की जुडिशरी ने कहा है कि वो एहतजाजों से सख्ती से निपटेगी। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद इन मुजाहरों को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। एहतजाज के दौरान गड़बड़ और बदअमनी के सिलसिले में 1000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। एक फ़लस्तीनी नौजवान मगरबी किनारे के नाबलस शहर में इसराइली धावे के दौरान जाँ बहक हो गया। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने यह बात बताई। मरने वाले फ़लस्तीनी की पहचान 15 साला मेहदी हशाश की हैसियत से की गई है। बताया गया कि इसराइली धावे के दौरान गोलियों के पुर्जे लगने की वजह से इस बच्चे की मौत हुई। इसराइली फ़ौज ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। इस दौरान मुज़ाहमती तंजीम अल अक्सा शहीदी ब्रिगेड ने कहा कि मकतूल हशाश तंजीम का रुकन था। ये झड़पें एक ऐसे वक्त हुई जब इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत बन रही है। ऐसे अंदेशे हैं कि नेतन्याहू हुकूमत में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान मसाइल और तनाव और बढ़ेंगे। पहले से ही 2022 इसराइल फ़लस्तीन झड़पों के हवाले से काफ़ी बुरा साल रहा है। इस साल इसराइल ने जहां अपना क्रैकडाउन तेज़ किया है, वहीं फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की सरगर्मियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में साल 2022 में कम से कम 24 इसराइली मारे गए हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 130 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। ये 2006 के बाद से हलाकतों के एतबार से सबसे ख़तरनाक साल साबित हुआ है। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीम ने यह बात बताई। हालिया अरसे में फ़लस्तीन में ये तब्दीली आई है कि एक नई तंजीम उभरी है जिसका नाम लायंस डेन है। ये तंजीम नाबलस से सरगर्म है, जिसने हालिया अरसे में कई वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की है। इस तंजीम के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हुए इसराइली फ़ौज ने नाबलस की घेराबंदी की थी। यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने पुलिस की निगरानी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। 118 यहूदी आबादकार सख्त हिफाजत में 4 शंबे की सुबह अक्सा के सहन में पहुंचे और तलमूदी तरीके से रस्म व रिवाज अदा किए। ये लोग मगरबी गेट से दाखिल हुए। इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। इराक़ और सीरिया की सरहद के करीब ईरान के फ्यूल टैंकर्स के काफ़िले पर हमला किया गया। यह काफ़िला लबनान जा रहा था, जो बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है। बताया गया कि 22 टैंकर्स के जरिए ईरान से डीजल सीरिया के रास्ते से लबनान ले जाया जा रहा था। इस हमले के लिए इसराइल पर शक किया जा रहा है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली ड्रोन्स के जरिए 2 टैंकर्स को निशाना बनाया गया। हमले के बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं। ईरानी अहदेदारों ने अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। इराक़ी सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि कम से कम 4 धमाके हुए। इस वाक़े के बाद इलाके में जंगी हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा गया।
नेपाल में 6.3 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। जलजले की वजह से कम 6 लोग मारे गए। जलजला इस कदर ताकतवर था कि उसके झटके दहली में भी महसूस किए गए। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं। जलजले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई लोग परेशानी के आलम में घरों से बाहर निकल आए। यह जलजला रात 2:12 पर पेश आया। जलजले का मरकज दोबी जिले में पाया गया। नेपाली फौज और दूसरी एजेंसियां इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने जलजले के बाद अपनी इलेक्शन की मसरूफियात ख़त्म कर दी। बरतानिया की एक अदालत ने नीरव मोदी की अपील रद्द कर दी है, जिसने इंडिया को हवाले करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। नीरव मोदी को इंडिया में बैंक फ्रॉड केस के तहत कई इल्जामात का सामना है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नीरव मोदी को अब इंडिया के हवाले किया जा सकता है, लेकिन अभी बाज़ मरहले बाकी हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को ये धोखा दिया था। बरतानिया की अदालत ने कहा कि हम नीरव मोदी की दिमागी हालत से मुतमईन हैं। इस केस में नीरव मोदी के एक रिश्तेदार मेहुल चोकसी को भी इल्जामात का सामना है। नीरव मोदी 14 दिन के अंदर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नीरव मोदी की लीगल टीम ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। इस दौरान फरार ताजिर लंदन की जेल में रहेगा, जहां उसे मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद भी रखा गया था। इंडिया में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को उसकी तलाश है। केरला की पिनराई विजयन हुकूमत ने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटियों के चांसलर की हैसियत से गवर्नर को हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर की जगह एक्सपर्ट्स को मुकर्रर किया जाएगा। रियासत की वजीर तालीम ने जिनका नाम आर बिंदु है, एक बयान में ये बात बताई। केरला की कम्युनिस्ट हुकूमत और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के दरमियान कई महीनों से कशमकश चल रही है। बिंदु ने कहा कि कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर गौर किया और उसे मंजूरी दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक चांसलर के बजाय कई चांसलर्स होंगे और ये आला तालीम के शोबे में एक अहम कदम होगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेफ्ट फ्रंट हुकूमत और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के दरमियान वाइस चांसलर्स के तकर्रुर और दूसरे मसाइल पर ठनी हुई है। हुकूमत के मंसूबे का जवाब देते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने ऐलान किया कि वो इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया के पास भेज देंगे। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि चूंकि ये ऑर्डिनेंस मेरे खिलाफ है, मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसे सदर के पास भेजूंगा। कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में ऐसे कानून पहले ही मंजूर किए गए हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हुकूमत इस ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के दस्तखत के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं कर सकती। पहले से ही गवर्नर ने बाज़ कानूनों को रोक कर रखा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों की खिदमत उनकी तरजीह होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन में हलफ दिलाया। वो जस्टिस यू ललित की जगह लेंगे, जो एक दिन पहले रिटायर हुए। हलफ बर्दारी के बाद अपने पहले बयान में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अदालती अमल और रजिस्ट्री में सुधार लाने के लिए काम करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस लिहाज से तारीख बनाई है कि उनके वालिद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनके वालिद इंडिया के अब तक के सबसे ज़्यादा अरसे तक ओहदे पर रहने वाले चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 1959 में पैदा हुए थे। उन्हें 2016 में सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर किया गया था। वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB मुकम्मल किया और LLM की डिग्री हासिल की। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टरेट की डिग्री ली। हलफ बर्दारी तकरीब में नायब सदर जगदीप धनकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई मरकजी वजीर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस चंद्रचूड़ को नया चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गोशा महल के MLA राजा सिंह को राहत देते हुए बाज़ शर्तों पर उसे रिहा करने का हुक्म दिया है। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट लगाया था। वो तकरीबन 2.5 महीने से जेल में था। राजा सिंह को 25 अगस्त को चरलापल्ली जेल भेजा गया था। यूट्यूब पर एक गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट करने के बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। उस पर हेट स्पीच और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम है। BJP ने राजा सिंह को इस वाक़े के बाद सस्पेंड कर दिया था। PD एक्ट लगाने के बाद से राजा सिंह की लीगल टीम मसरूफ थी। मालूम हुआ कि हाई कोर्ट ने गोशा महल MLA पर शर्त लगाई कि वो रैलियां नहीं निकाल सकता और प्रेस से बात नहीं कर सकता। इस बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है।
کرکٹ پاکستان نیوزی لینڈ کو ہراتے ہوئے ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بابر اعظم کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹ سے شکست دی۔ کیوی ٹیم نے 153 رن کا ٹارگٹ دیا اور پاکستان نے آخری اوور میں 3 وکٹ کھو کر یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان نے بہترین اوپننگ پارٹنرشپ کی۔ بابر نے 42 گیندوں میں 53 رنز بنائے اور جیت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے رضوان کے ساتھ سینچری پارٹنرشپ کی۔ رضوان 57 رن بنا کر 17ویں اوور میں آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے ٹرینٹ بولٹ نے 2 وکٹ لیے۔ اس سے پہلے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ٹاس جیت کر کیوی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے 4 وکٹ پر 152 رنز بنائے، جس میں ڈیرل مشل کے 53 شامل ہے۔ پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ کے شروع میں اپنے پہلے 2 میچ انڈیا اور زمبابوے سے ہار گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے، خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کے خلاف نیدرلینڈز کی اپ سیٹ جیت کی وجہ سے ٹورنامنٹ میں آگے بڑھی۔ کچھ ایسا ہی 1992 کے ورلڈ کپ کرکٹ میں ہوا تھا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم مشکل سے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد ٹائٹل جیت پائی تھی۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اگر انڈیا جمعرات کو دوسرے سیمی فائنل میں جیت لیتا ہے تو اتوار کے دن انڈیا اور پاکستان کا فائنل میں آمنا سامنا ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پوٹین کے قریبی مددگار تہران پہنچے، ایرانی عہدیداروں سے یوکرین جنگ اور امریکی مداخلت پر بات چیت۔ عراق سیریا سرحد کے قریب ایرانی آئل ٹینکرز پر حملہ، اسرائیل پر شبہ لبنان کو تیل لے جایا جا رہا تھا۔ امریکی ہاؤس پر ریپبلکنز کا کنٹرول، سینٹ کے لیے سخت کشمکش، ٹرمپ کے تائیدی باز امیدوار ہار گئے۔ نابلس میں اسرائیلی فوج کا دھاوا، 15 سالہ فلسطینی بچہ جاں بحق، یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر کی اقصی کی بے حرمتی۔ برطانیہ کی عدالت نے نیرو مودی کی اپیل رد کر دی، انڈیا حوالے کرنے کی طرف ایک اور قدم۔ کیرالہ میں گورنر کو یونیورسٹی چانسلر کی حیثیت سے ہٹانے کا فیصلہ، آرڈیننس کو کیبنٹ کی منظوری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے راجا سنگھ کو رہا کرنے کا دیا حکم، ریلیوں اور میڈیا سے خطاب پر پابندی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔